हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर। आप मेरे साथ हैं आज विक्रांत बैच में। गाइज, अभी तक हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स किए हैं, जिसमें से अगर आपको याद हो तो 8 यूनिवर्सल रूल्स, जहां पे हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स कवर की थी। उसके बाद हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी कर लिए हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि सर आज हम क्या करने जा रहे हैं। तो दोस्त, आज का जो टॉपिक है वो नाउन है। तो ये जो नाउन है, एक ऐसा टॉपिक है जो आपको काफी हद तक रटना पड़ता है ना। नाउन नाउन इज अ नेम, एक है ना। तो ये आपको बेसिकली रटना पड़ता है। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बहुत थोड़े से छोटे मोटे ही कॉन्सेप्ट्स हैं। अदरवाइज इसको आपको लर्न करना पड़ता है। याद रखिए, हमेशा आपको इसके लर्न करना पड़ता है। इसकी चीजों को कैसे लर्न करना पड़ता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले एक बार जानते हैं कि नाउन होता क्या है, वर्क कैसे करता है। आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं नाउन्स के सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, लगभग सारे ही कॉन्सेप्ट हम आज कवर कर लेंगे। एक आध कोई कॉन्सेप्ट रहेगा तो दिल छोटा नहीं कीजिएगा, मैं समझा दूंगा। ठीक है, इसके बाद मतलब नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। नाउन की 2 क्लास रखनी है, बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद मैंने इसमें डाला है आपका आज कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस किस पे है, ये इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे है जो कॉन्सेप्ट्स आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आपको अच्छा खासा अराउंड 30 क्वेश्चंस इसके मिल जाएंगे। तो आपको करके समझ में भी आ जाएगा कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं, आप सच में कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट्स हो गए आपके पास, क्वेश्चंस हो गए। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। आज आप करने वाले हैं मेरे साथ ईडियम्स भी है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही रिच क्लास है, जिसमें आपको ईडियम्स भी मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे और कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे। तो शुरू करते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए नाउन्स की क्लास। अभी सवाल यह है कि सर ये नाउन्स होता क्या है और कैसे यूज होता है। देखो, हमें किसी भी चीज को पुकारने के लिए, उसके बारे में किसी को बताने के लिए एक नाम की जरूरत होती है। इसलिए हमने हर एक चीज का नाम रखा। पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, सबका कोई ना कोई हमने नाम रखा। क्यों? नहीं तो हम उसे रेफर कैसे करेंगे, नहीं तो हम उसे एड्रेस कैसे करेंगे, है ना। उसको एड्रेस कैसे करेंगे, उसे एड्रेस करने के लिए हमारे पास नाउन होता है। तो नाउन तो बहुत सारे होते हैं। जहां भी चीजें बहुत सारी होती हैं हम उन्हें कैटेगराइज कर लेते हैं। तो अभी जब हम इसे कैटेगराइज करेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे गली का बच्चा बच्चा जानता है हमारे पास कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। और कौन सा नाउन है हमारे पास, प्रॉपर नाउन। और कौन सा नाउन है हमारे पास, कलेक्टिव नाउन। और कौन सा नाउन है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है भाई। और लास्ट है हमारे पास, ये मैं लास्ट में लिख देता हूं, मटेरियल नाउन। ये एक्चुअली जगह ज्यादा लेते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नीचे क्यों लिखा है, इसका एक रीजन है, अभी आप आगे जान जाएंगे। तो कॉमन नाउन कौन कौन से होते हैं? वो सारी चीजें जिनका नाम देखते ही, जिनका नाम सुनते ही आपको पता चल जाए, ओहो, ये इस चीज की बात कर रहा है। मतलब जो पूरी अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं, जो अपना पूरा कम्युनिटी, अपना पूरा क्लास बताते हैं। जैसे कि आपने कह दिया मैन, या फिर आपने कह दिया कोई गर्ल, या फिर आपने कह दिया कोई बिल्डिंग। ठीक है, या फिर आपने कहा किंग। ये सारे के सारे कॉमन नाउन है भाई। किंग का मतलब है कोई भी, कॉमनली कोई भी, किसी भी किंग की आप बात कर रहे हैं। बिल्डिंग का मतलब है कोई भी बिल्डिंग, कैसी भी बिल्डिंग। तो ये जर्नल नाउन होते हैं, जर्नली यूज होते हैं। बट अगर आप इनको स्पेसिफिक बना देंगे, खास बना देंगे, किसी खास बिल्डिंग की बात करेंगे, किसी खास आदमी की बात करेंगे भाई, जैसे खास आदमी मैन हो गया तो मैंने प्रॉपर के लिए लिख दिया कोई खास आदमी, एपीजे कलाम। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन, है ना। कॉमन नाउन क्या था, मैन। तो जैसे ही आपने इसको एक नाम दिया, स्पेसिफिक बनाया, ये प्रॉपर हो गया। भाई गर्ल थी, मैंने कह दिया रेखा।
तो रेखा कौन हो गई? रेखा इज अगेन अ कॉमन नाउन। बिल्डिंग, जैसे मैंने कह दिया भाई बुर्ज खलीफा। अब पता है मुझे क्या सोच रहे हो तुम खलीफा से, ठीक है, बिल्डिंग का नाम है ही बुर्ज खलीफा। दुबई। किंग, किंग हम सब जानते हैं, तो किसी किंग का नाम आपने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल अकबर। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। ऊपर वाले सारे कॉमन नाउन हो गए, नीचे वाले सारे प्रॉपर नाउन हो गए। अच्छा भाई, अब कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? ये होते हैं बंच, ग्रुप, टीम। ये क्या होते हैं? जब बहुत सारी चीजों को हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और उनका कोई बंच फॉर्म कर देते हैं, ग्रुप फॉर्म कर देते हैं, कमिटी फॉर्म कर देते हैं, टीम फॉर्म कर देते हैं, तो वो सारे के सारे कलेक्टिव नाउन कराते हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके? टीम, ग्रुप, कमिटी, क्लास, हर्ड। हर्ड किसे कहते हैं? झुंड को, है ना। तो ये फ्लॉक, ये सारे के सारे कौन से नाउन है? ये सारे के सारे आपके कलेक्टिव नाउन है। हर्ड या फिर फ्लॉक, ठीक है। अब मटेरियल नाउन कौन से होते हैं? मटेरियल नाउन के बारे में हम बात में करेंगे। पहले आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं बेसिकली जिनको आप खा नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, देख नहीं सकते। खा नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसका क्या मतलब हुआ? खा नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, देख नहीं सकते का मतलब होता है कि आप इसे महसूस कर सकते हो, है ना। और भी बहुत सारे हमारे पास सेंसेस होते हैं जिनसे हम इन्हें पहचान सकते हैं। तो ये बेसिकली हमें तीन चीजें बताते हैं बेसिकली। एक तो स्टेजेस ऑफ लाइफ, दूसरी चीज ये बताते हैं हमें किसी प्रोसेस की बात अगर हो रही है, किसी फिनोमिना की बात हो रही है, ठीक है, या फिर आपके इमोशंस, फीलिंग्स की बात हो रही है। चलिए आइए जानते हैं इसे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है स्टेजेस ऑफ लाइफ, है ना। जैसे आपने कहा एडल्टहुड, है ना, प्यूबर्टी, मदरहुड, बॉयहुड, ये सारे के सारे क्या है जिसमें भी हुड लगता है ना। ये सारे के सारे क्या है? स्टेजेस ऑफ लाइफ है, जिंदगी के पड़ाव। और ये सारे के सारे आपके कलेक्टिव नाउन में आते हैं। इसके बाद हमारे पास अगर हम किसी प्रोसेस और फिनोमिना की बात कर रहे हैं, जैसे कि ईट, है ना, ऑनेस्टी, है ना, एक प्रोसेस का नाम है ऑनेस्टी, ना, एक तरीके से की जाती है ईमानदारी। तो कोई प्रोसेस है, फिनोमिना है, कोई वर्च्यू है, कोई क्वालिटी है ना। ऑनेस्टी, हीट, फोटोसिंथेसिस, है ना, प्रकाश संश्लेषण जिसे आप कहते हैं, वो हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं किसी प्रोसेस या स्टेमिना फिनोमिना में, और ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में ही काउंट होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इमोशंस और फीलिंग्स। आपको पता है कितने सारे फीलिंग्स और इमोशंस है आपके पास? लव, हेट, डिजायर, विश, वांट, है भाई। तो ये सारे के सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक बार वापस आते हैं और बात करते हैं मटेरियल नाउन की। तो मटेरियल नाउन कौन से होते हैं? मटेरियल नाउन वो होते हैं जो इन सब को छोड़ के जितने भी बचे, कहने का मतलब है जिसका इस्तेमाल हम अपनी रोजाना की जिंदगी में करते हैं, और ये बहुत कॉमनली आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये मकान में, घर में कुछ बनाना है तो उसके काम आते हैं, है ना। ये कैसे हो गए? जैसे प्लास्टिक, वुड, इसमें आ गए आपके ऑल मेटल्स, सारे नॉन मेटल्स भी आ गए इसमें, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, प्लास्टिक, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट, मार्बल, ये सारे के सारे इसमें आ गए, ठीक है, स्टोन, सीमेंट, ब्रिक,
टोन, बजरी, बजर, फुट, सारा सब इसमें आ गया। तो एक बार क्विक रिवीजन कराता हूँ यहाँ तक का कि मैंने आपको क्या बताया कि भाई हमारे पास ये 5 तरह के नाउन होते हैं। कॉमन नाउन वो होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं पूरी क्लास को। प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो उसी क्लास में से किसी एक स्पेसिफिक की बात कर रहे होते हैं। कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो किसी टीम, ग्रुप, कमिटी मतलब कलेक्टिवली बात कर रहे होते हैं किसी चीज की। मटेरियल नाउन वो होते हैं जैसे कि प्लास्टिक, वुड, मतलब वो सारी चीजें जो हम रोजाना की जिंदगी में यूज करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे डिटेल में मैंने आपको पढ़ा है, जो स्टेजेस ऑफ लाइफ, प्रोसेस, स्टेमिना और इमोशन, फीलिंग्स बताते हैं। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं किसके बारे में, कि हमने इन्हीं को फर्दर क्लासिफाई कर दिया है। इन्हीं नाउन्स को हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया है, मतलब बांट दिया है। काय में बांट दिया है, आइए जाके देखते हैं। हमने इन्हें बांट दिया है। एक का नाम रखा है हमने काउंट नाउन्स और दूसरे का नाम रखा है हमने नॉन काउंट नाउन्स। और अब इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि आपने इसका नाम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी सुना होगा, जो कि आप ठीक है चाहे तो यूज कर सकते हैं, पर मुझे काउंट या नॉन काउंट अच्छा लगता है। तो काउंट का मतलब क्या होता है? काउंट का मतलब होता है ऐसा नाउन जिसे आप काउंट करते हैं। भाई ऐसे समझ लीजिए, मैंने आपको कुछ चीजें दी, मैंने ठीक है, जैसे मैंने कहा हाँ भाई चलिए कुछ चीजें मैं आपके पास लेकर आया और मैंने आपसे कहा ये चीजें जरा बताओ कितने कितनी है, तो तुमने मुझे बताया कि सर देखो एक तो पेन है। क्या बताया? एक पेन है। तो आपने इसे काउंट करा कि एक पेन है। ठीक है। आपने कहा सर एक मोबाइल फोन है, आपने इसको भी काउंट किया और आपने इसको भी काउंट किया, तो ये दोनों काउंट नाउन हो गए। लेकिन जैसी बात बॉटल की आई तो तुमने कहा सर, आप तुमने कहा सर लगभग 200 ml वाटर। तुमने क्या बोला? सर 200 ml वाटर। ml क्यों लगाया तुमने? ये यूनिट था, क्योंकि पानी को काउंट नहीं कर सकते हो। समझ में आई बात? तुमने पेन को काउंट कर लिया, तुमने मोबाइल फोन को काउंट कर लिया, पर तुमने पानी को काउंट नहीं करा। तो याद रखो वो सारी चीजें जिनको तुम काउंट करते हो वो काउंट नाउन हो जाती है, और वो सारी चीजें जिनको तुम करते हो मेजर, मेजर करते हो तुम, और इसलिए इनका हमेशा कोई ना कोई यूनिट होता है। इनको तुम हमेशा काउंट करते हो और इसलिए इनका हमेशा कोई ना कोई नंबर होता है। ये मेन डिफरेंस। समझ आई बात? पहली चीज क्या, कि ऊपर वालों को काउंट करते हो, नीचे वालों को हमेशा मेजर करते हो, उनका कोई ना कोई यूनिट या फिर नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि मेजर करोगे तो किसी यूनिट में करोगे। दूसरी चीज क्या होती है, इसका प्लूरल हो जाता है। कैसे? एस और ई एस लगा, क्योंकि आप इसे काउंट ही नहीं करते, इसको मेजर नहीं करते, तो इसका याद रखो नो प्लूरल का प्लूरल नहीं हो सकता, है ना। यूनिट कैन बी मेड प्लूरल, इसको यूनिट को प्लूरल किया जा सकता है। ये चीज मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। इसके यूनिट को प्लूरल किया जा सकता है, पर इस नाउन के अंदर आप एस और ई एस नहीं लगा सकते। ठीक है। इसके अलावा इन सब के साथ आप यूज कर सकते हैं क्यों या फिर मैन, क्योंकि काउंट है। इन सब के साथ आप याद रखिए फ्यू और मैनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर कुछ और इस्तेमाल करेंगे, लिटिल या फिर मच। तो इन पे खूब सारा भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, जैसे काउंट राउंड में आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। भाई अगर लड़कियां हैं, गर्ल्स, बॉयज हैं, बुक्स हैं, तो आप हमेशा इनको काउंट ही तो करते हैं। भाई अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी क्लास में कितनी लड़कियां हैं, तुम कहोगे सर हमारी क्लास में 6 क्वांटल लड़कियां हैं, ऐ थोड़ी बोलोगे, यूनिट थोड़ी लगाओगे। तुम कहोगे सर 6 लड़कियां, 10 लड़के, ठीक है, 20 लड़कियां, 50 लड़के, तो हमेशा तुम उसके साथ एक नंबर का इस्तेमाल करोगे, है ना। 10 बॉयज, 50 गर्ल्स,
लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं गिलास में कितना पानी है, तो तुम सीधी सी बात है ml, है ना, लीटर। लीटर्स भी इसलिए हम कह सकते हैं, गैलन्स भी कह सकते हैं, GLLONS, गैलन्स भी कह सकते हैं। तो मुझे क्या कहना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा 10 लीटर्स ऑफ वाटर, 1 गैलन ऑफ वाटर। तो हमेशा यूनिट के साथ में एस और एस लगा सकता हूं, यहां पे मैंने नाउन के साथ लगा दिया। बट हाँ, ये बात याद रखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि वाटर्स का मीनिंग कुछ और हो जाएगा, समझ रहे हो, मैं वाटर्स नहीं कह सकता। कभी सुना है भाई साहब 6 मिल्क दे दीजिए, 10 मिल्क, ठीक है, कह सकते हो क्या 10 मिल्क? नहीं कह सकते, है ना। 36 वाटर्स नहीं कह सकते। तो हम इन सब चीजों को काउंट नहीं करते, इसलिए इसके साथ एस और एस का भी इस्तेमाल नहीं करते ना। ऐसी तरीके से लिटिल या मच अगर तुम्हें लगाना है तो किसके साथ लगा सकते हो, तुम वाटर के साथ लगा सकते हो, फर्नीचर के साथ लगा सकते हो, ठीक है, एडवाइस के साथ लगा सकते हो, इंफॉर्मेशन के साथ लगा सकते हो, ठीक है। तो एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ठीक है, ये वाटर, ये सारे के सारे क्या है, नॉन काउंट नाउन है। इसमें याद रखिए ऑल लिक्विड्स आ जाते हैं, सारे लिक्विड्स इसमें आ जाते हैं, ऑल गैसेस आ जाती है, क्योंकि सीधी सी बात है गैस और लिक्विड को हम काउंट नहीं करते, हमेशा मेजर करते हैं। तो सारे लिक्विड्स आ जाते हैं इसमें, सारी गैसेस आ जाती है इसमें, सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाते हैं, सारे मटेरियल नाउन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सारे मटेरियल नाउन हमेशा। अब ऑनेस्टी काउंट करते हो क्या, हीट काउंट करते हो क्या, इलेक्ट्रिसिटी काउंट करते हो क्या, इन सब चीजों को आप मेजर करते हैं, किसी न किसी तरीके से इसका यूनिट होता है और आप इन्हें मेजर करते हैं। तो बड़ा सिंपल है कि ऑल लिक्विड्स, ऑल गैसेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, सारे के सारे हमेशा नॉन काउंट नाउन होते हैं, और ये सारे हमेशा काउंट नाउन होते हैं। जैसे मैंने कहा भाई फ्यू या मैनी, तो मैं क्या कह सकता हूँ, फ्यू बॉयज कह सकता हूँ, है ना, या मैंने कहा मैनी बुक्स, या मैंने कहा फ्यू किंग्स, मैनी लेटर्स। तो मैं हमेशा इन्हें काउंट कर रहा हूं, इसलिए एस या ई एस लगा रहा हूं। बट इन सब का इस्तेमाल याद रखिए, यहां पे मैं फ्यू या मैनी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कुछ इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिटिल या मच का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो काउंट के केस में आप क्या यूज करेंगे, फ्यू या मैनी, और नॉन काउंट के केस में लिटिल या फिर मच का आप इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम तनतना के समझ में आ गया होगा आपके। अब हम बढ़ने जा रहे हैं एक और कॉन्सेप्ट पे ठीक है, जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ कलेक्टिव नाउन। ट्रीटमेंट ऑफ कलेक्टिव नाउन। अब ये क्या बात हुई सर, ट्रीटमेंट ऑफ कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया था अभी बहुत सारे, एक बार लिख देता हूं फिर से आपके प्यार में, कौन कौन से थे भाई, टीम था, कमिटी थी, ग्रुप था, टीम, कमिटी, ग्रुप, है ना, या फिर आपने कहा क्लास, आर्मी, जूरी, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन। का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इनमें बहुत सारे हैं पर ये एक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, द जूरी हैज गिवन द वर्डिक्ट। कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, इसे ध्यान से देखिए, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। द जूरी वर divided on the verdict. The committee has or have chosen the president.
द कमिटी has or have bad blood among themselves। आइए अब पहले इसको समझते हैं कलेक्टिव नाउन क्या है। तो ये तो आप समझ गए ना कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो किसी ग्रुप की बात करते हैं, बंच की बात करते हैं, टीम की बात करते हैं। यहाँ पे इसके साथ आप सिंगुलर नाउन भी, सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी। कैसे? तो जब ये बात करते हैं कलेक्टिव एक्शन की, तो ये कलेक्टिव एक्शन की बात कर रहे हैं, सब मिलके कोई काम कर रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या बताया मैंने? कलेक्टिव एक्शन सिंगुलर वर्ब, है ना, क्योंकि आप कलेक्टिवली बात कर रहे हैं सबकी, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर सब अपना अपना काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल एक्शन है, सबका अपना अपना काम है, ठीक है, तो याद रखिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो बस आपको ये देखना है कि एक्शन कैसा है, इंडिविजुअल है या फिर कलेक्टिव है। तो द जूरी हैज गिवन द वर्डिक्ट, जूरी ने फैसला दे दिया है, तो सबने मिलकर दिया होगा, है ना, सबने मिलकर दिया तभी फैसला आया। फैसला कब आता है? जब सब एक मत हो जाते हैं। द जूरी हैज गिवन द वर्डिक्ट, और इसलिए आपने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया, क्योंकि कौन सा एक्शन है ये? कलेक्टिव एक्शन है, कलेक्टिव एक्शन। ऑन दी अदर एंड जब आपने कहा द जूरी वर डिवाइडेड ऑन दी वर्डिक्ट, कहने का मतलब है कि जूरी अलग अलग बात कह रहे थे फैसले के बारे में। वर डिवाइडेड ऑन दी वर्डिक्ट का मतलब, वर्डिक्ट मतलब डिसीजन, तो डिसीजन पे जो जूरी थे वो अलग अलग बात कह रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया कि अलग अलग थे वो। यहाँ पे तुम अब बात करते हो, जब इंडिविजुअल एक्शन कहते हो ना, तो तुम बात करते हो मेंबर्स की, जो भी कलेक्टिव नाउन में मेंबर्स हैं उनकी। तो जब तुमने कहा द जूरी वर डिवाइडेड, मतलब जूरी तो डिवाइड नहीं हो सकती, जूरी तो एक ग्रुप है, मतलब द जजेस वर डिवाइडेड, तो द जूरी वर डिवाइडेड, बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही है। अब नीचे आए, आपने कहा द कमिटी हैज और हैव चूजिंग द प्रेसिडेंट, तो जब प्रेसिडेंट को चूज किया जा रहा होगा तो ये कलेक्टिव एक्शन होगा, क्योंकि भाई अगर मान लो मैं भी कमिटी का पार्ट हूँ, आप भी कमिटी के पार्ट है, सबने वोट किया होगा, डिस्कस किया होगा, सबने कलेक्टिवली, जैसे हम प्रधानमंत्री चूज करते हैं या पीएम चूज करते हैं, सीएम चूज करते हैं, हम कैसे करते हैं? कलेक्टिवली करते हैं, कलेक्टिव एक्शन होता है सबका। सो द कमिटी हैज चूजन द प्रेसिडेंट, हैव नहीं आएगा, हैज चूजन, कलेक्टिव एक्शन है। कौन सा एक्शन हो गया? कलेक्टिव एक्शन। ऐसे द कमिटी हैव बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रुता, दुश्मनी, शत्रुता। तो जब आपने कहा द कमिटी हैव बैड ब्लड अमंग देमसेल्व्स, तो क्या मतलब हुआ कि कमिटी में आपस में शत्रुता है ना। तो कमिटी, कमिटी यहाँ पे कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। ये यहाँ पे कमिटी में आपस में शत्रुता नहीं है, मेंबर्स का मतलब है। यहाँ पे मतलब क्या आ रहा है? यहाँ पे कमिटी का मतलब है मेंबर्स, ये मेंबर्स में आपस में शत्रुता है। तो द कमिटी हैव बैड ब्लड अमंग देमसेल्व्स। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई शक, कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई खास? मुझे उम्मीद है नहीं हुई होगी। एक बार बिल्कुल शॉर्ट में 1 मिनट में समझाता हूं कि अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, और फिर तुम्हें सीधे लेके जाऊंगा क्वेश्चंस के सफर पे, और क्वेश्चंस पढ़ा पढ़ा के, क्वेश्चंस के साथ अब आप मेरे साथ, मतलब मैं क्वेश्चंस भी कराता रहूंगा और कॉन्सेप्ट भी सिखाता रहूंगा। तो मैंने आपको बताया कि नाउन क्या होता है? एनीथिंग व्हिच हैज अ नेम इज अ नाउन। और कितने तरह के नाउन होते हैं? 5 तरह के नाउन होते हैं। इनको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि कॉमन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, मटेरियल क्या होता है और कलेक्टिव क्या होता है। इसके बाद मैंने बताया कि इन नाउन को फर्दर भी क्लासिफाई कर दिया गया है, इनको नाउन काउंट और नॉन काउंट में भी डिवाइड कर दिया गया है। तो पहले मैंने तुम्हें काउंट नाउन समझाया, बताया इनके साथ फ्यू और मैनी का इस्तेमाल करोगे, है ना, और लिटिल और मच का इस्तेमाल इनके साथ नहीं करोगे। फिर मैंने तुम्हें ये भी सिखाया इनके साथ और एस और एस लगा सकते हो, सिंगुलर प्लुरल होगा, क्योंकि आप इसे काउंट करते हैं। ये वाले जो है इनको आप काउंट नहीं करते, तो इनका सिंगुलर प्लुरल कुछ नहीं होता, है ना। इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं, और ये सिंगुलर ही होते हैं। इसके साथ एस और एस का भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए आप फर्नीचर्स नहीं कह सकते, इंफॉर्मेशंस नहीं कह सकते, एडवाइसेस नहीं कह सकते, क्योंकि आप इन्हें काउंट नहीं करते हैं। ये नॉन काउंट नाउन है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि इनके लिए आप क्या करेंगे, इनके लिए आप क्या करेंगे, जितने भी गैसेस हैं, लिक्विड्स हैं, वो जितने एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल है, ये सारे के सारे नॉन काउंट में ही आते हैं।
इसके बाद फिर मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया कि आप कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब कैसे लगाएंगे। यहाँ तो सिंगुलर प्लूरल आप समझ जाएंगे, यहाँ कैसे समझेंगे, यहाँ एक्शन देखेंगे। अगर कमिटी मिलके कोई इंडिविजुअल एक्शन कर रही है, ऐसा कि सब अपना अपना कर रहे हैं, भाई आपस में लड़ रहे हैं, खा रहे हैं तो सब अपना अपना करेंगे, स्विमिंग कर रहे हैं तो सब अपना अपना करेंगे, तुम मेरे बदले का नहीं तैर लोगे, मैं तुम्हारे बदले का नहीं तैर लूंगा। लेकिन अगर पेड़ लगा रहे हैं तो ठीक है ना भाई, तुम पानी डाल दोगे मैं पेड़ लगा दूंगा, तुम मिट्टी खोद दोगे मैं पौधा डाल दूंगा। तो या फिर कोई आर्मी है, कोई जंग लड़ रही है, ये सारे कलेक्टिव एक्शन होते हैं। तो कलेक्टिव एक्शन के केस में आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और अगर इंडिविजुअल एक्शन है, मेंबर्स की बात हो रही है, तो याद रखिए आप हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हर क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। अगर वो क्वेश्चन मेरे पढ़ाई हुए कॉन्सेप्ट पे है तो मैं उसे भड़ाक से करा दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। अगर नहीं हुआ है अभी तक तो आप याद रखिए मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा और उसका कॉन्सेप्ट भी आपको दूंगा। सो हियर वी गो फॉर 10 सेकेंड्स। जल्दी से बताइए अगर आपको इसमें कोई गलती लग रही है। भाई देखो, बदतमीजी यही हो गई, ये मशीनरीज कोई वर्ड नहीं होता। MACHINERY, ये याद रखिए नॉन काउंट होता है। बहुत सारे होते हैं, मशीनरी, फर्नीचर, लगेज, बैगेज। मशीनरी, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस सब पे खूब क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। और ये सारे के सारे हमेशा सिंगुलर होते हैं। इसके साथ एस और एस लगा के आप इन्हें बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो आप मशीनरीज नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, मशीनरी। मशीनरी का मतलब क्या होता है, मशीनरी का मतलब होता है प्लांट, वो सेट ऑफ इक्विपमेंट्स जो चाहिए एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को रन करने के लिए। तो आप क्या कह रहे हो, वी हैव डिसाइडेड टू बाय न्यू मशीनरी, हमने डिसाइड किया है कि हम खरीदेंगे नई मशीनरी फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आंसर हो जाएगा भाई मेरे इसका बी, जिसमें बी लगाया बस उसी का सही हुआ है। ठीक है, ये यहाँ तक तो बी है ना, बी नहीं, सी 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 पोर्शन में है मशीनरी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, तो ये वर्ड आप याद रखिए, इन पे बार बार क्वेश्चन आता है, एस और एस इस पे नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके प्यार में है, जो मेरे ख्याल में कुछ लोग तो देखते ही भटाक से बना देंगे। पीपल गिव यू मैनी एडवाइसेस, ये क्या बदतमीजी हुई। मैंने बताया तो ना, एडवाइसेस कुछ होता ही नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा। एडवाइसेस इट शुड बी। अब यहाँ पे दो गलतियां हैं यहाँ पे, ठीक है, जबकि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो गलतियां करी हैं। एक तो मैनी, मैनी भी आपको लगा है ना कि आप काउंट के साथ लगाते हैं, और आपने एडवाइसेस भी लिख दिया। तो आप इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं। पीपल गिव यू अ लॉट ऑफ एडवाइस, या तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या फिर पीपल गिव यू मैनी एडवाइस की जगह आप सजेशन लिख लीजिए। सजेशंस को आप प्लूरल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि ये वाला पोर्शन तो ए हो गया, ये वाला पोर्शन बी हो गया, अगर आप लॉट ऑफ एडवाइस करते हैं तो अब मैनी या लॉट ऑफ नहीं कर सकते, तो आपको बेसिकली ये मैनी भी हटाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात को, पर आप मैनी नहीं हटा सकते। अगर आप मैनी हटाएंगे तो एडवाइस वैसे ही रहेगा। मेन मुद्दा है एडवाइस को चेंज करना, तो या तो आप एडवाइस को सजेशंस कर देंगे, तभी भी आपका ठीक हो जाएगा। आप बी पोर्शन में मार्क कर देंगे एरर। ठीक है, अगर ये ए कहीं और लिखा होता, थोड़ा आगे पीछे लिखा होता, मैनी और एडवाइसेस साथ में होता, तो हम मैनी एडवाइसेस को चेंज करके अ लॉट ऑफ एडवाइस करते। तो मैनी एडवाइसेस इज इक्वल, अ लॉट ऑफ एडवाइस इज इक्वल टू मैनी एडवाइस। लेकिन ये जो मैनी एडवाइसेस है ये गलत है,
और अ लॉट ऑफ एडवाइस, ठीक है ना। तो ऐसे एग्जाम में मिलेगा आपको ऐसे कर देना है, ऐसा एग्जाम में मिलेगा आपको ऐसे कर देना है। ये ट्रिक क्वेश्चन है, आपको फांसा गया है कि एडवाइस की जगह सजेशन करना था। तो जिसने बी लगाया उसका ठीक हो गया भाई, बाकी सबकी भैंस पानी में जा चुकी है। अगले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, फिर से 10 सेकंड का टाइम है। ये वही वाला क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी डी नहीं है, तो आपको दिमाग लगाना है और सोचना है एरर कहाँ है। ए बी सी डी नहीं दिया मैंने इसमें। हेलो हेलो हेलो। ओहो, गड़बड़ हो गई शायद इस वाले पे, आवाज नहीं आई। मैं एक बार री एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। मैंने बताया आई नीड टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट पुलिट्जर प्राइज विनर्स, कि मुझे जरूरत है इंफॉर्मेशन की, जो पता करने की पुलिट्जर अवार्ड विनर्स के बारे में। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि इंफॉर्मेशन कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये गलत तरीका है इंफॉर्मेशन लिखने का। आपको लिखना है या तो लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिखिए या आ लॉट ऑफ। लिखने का दोनों का तरीका एकदम बिल्कुल सही है। आ लॉट ऑफ लिखेंगे या लॉट्स ऑफ लिखेंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सही है। या फिर आप लिखेंगे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन या लिखेंगे बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पर इंफॉर्मेशन किसी भी हालत में ठीक नहीं हो सकता। तो एस और एस इसके साथ कभी नहीं लगाएंगे। बाकी जितने तरीके मैंने दिखाए हैं आपको, 1 2 3 4, चारों तरीके एकदम दुरुस्त है लिखने के। अगर आपको एग्जाम में इन चारों में से कोई भी तरीका मिलता है तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया और ये बिल्कुल सही है न, और इंफॉर्मेशन मिलता है तो वो बिल्कुल गलत है। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपने देख पहले ही लिया था तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। याद रखिए क्या चीज, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी कोई भी चीज जिसकी दो टांगे हैं, ऐसी कोई भी चीज जिसकी दो टांगे हैं, एक के बिना दूसरी टांग बेकार है और दोनों टांगे आपस में जुड़ी हुई हैं, दोनों टांगे आपस में जुड़ी हुई हैं, एक के बिना दूसरी टांग बेकार है, तो ऐसे सारे नाउन्स के साथ आप एस या ई एस लगाते हैं। मैंने क्या बताया, एनीथिंग विच हैज टू लेग्स, वन लेग इज यूजलेस विदाउट द अदर एंड बोथ द लेग्स आर इंटरलिंक्ड, यूज एस और ई एस विद सच नाउन। तो कौन कौन से हैं ऐसे नाउन, यहां भी आपको दिखता है सीजर्स, pliers, tongs, spectacles, spectacles, या फिर
पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, स्टॉकिंग। स्टॉकिंग्स होते हैं ना, वो लड़कियों के सॉक्स होते हैं, ऊपर तक आ जाते हैं, अपर थाइस तक, दैट इज द स्टॉकिंग्स। एयर होस्टेस मॉडल्स को आपने पहले देखा होगा। तो इन सब के साथ आप हमेशा एस लगाएंगे भाई, है ना। कभी सीजर नहीं लिखेंगे, सीजर्स लिखेंगे, प्लायर्स लिखेंगे, टॉन्ग्स लिखेंगे, स्पेक्टिकल्स लिखेंगे। क्यों? इसमें दो दो होते हैं, दो दो, है ना। स्पेक्टिकल एक इधर और एक इधर, दो हो गए ना, बट इसलिए हम एस एस लगाते हैं, है ना। पैंट्स लिखते हैं, जो आप पहनते हैं ना वो पैंट्स होती है। पैंट का मतलब हाफना होता है। जैसे द डॉग वॉज पेंटिंग, कुत्ता हाफ रहा था, वो पैंट है। लेकिन जब आप पैंट्स कहते हैं तो वो कपड़ा बन जाता है, पैंट्स, ट्राउजर। इसलिए थोड़ी कहते हैं भाई साहब एक जिन दिखा दो, जिन थोड़ी दिखाएगा, वो जीन्स दिखाता है। एक चाहिए तो भी जीन्स, 100 चाहिए तो भी जीन्स। इन द सेम मैनर, एक चाहिए तो भी स्टॉकिंग, 100 चाहिए तो भी स्टॉकिंग। अब इनके साथ हमेशा याद रखो वर्ब भी प्लूरल ही लगती है। जैसे मैं कहूं these scissors are sharp, ठीक है। tongs are found in the kitchen। तो टोंग्स क्या होता है? चिमटा। तो चिमटा कहाँ पाया जाता है भाई? किचन में पाया जाता है। तो टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, ये सारे के सारे इसी तरीके से यूज होते हैं। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ पेयर ऑफ सीजर्स, बदतमीजी हो गई। अ पेयर ऑफ, दिस पेयर ऑफ सीजर्स, सही है। तो अब यहाँ पे वर्ब पेयर के हिसाब से लगेगी। आप पेयर की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी ये चीज सिखाई थी। तो आप पेयर की बात कर रहे हैं, अब आप सीजर्स की बात नहीं कर रहे। अगर सीजर्स लिखा होता तो आर कहते हैं, जैसे यहाँ लिख के दिखाया। अगर टॉन्ग्स लिखा था तो हमने आर कहा, क्योंकि जैसे यहाँ लिखकर दिखाया। पर यहाँ पे पेयर की बात हो गई, द पेयर ऑफ सीजर्स। तो ये आर नहीं होगा मेरे बच्चे, इज हो जाएगा। इज वेरी ओल्ड, माय मॉम ब्रॉट इट 10 इयर्स अगो। मेरी माँ ने, अब देखो आगे भी सिंगुलर यूज किया ना। इस इट, जब प्रोनाउन सिंगुलर यूज कर रहे हो तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करोगे। आंसर इज बी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं 200 हेन्स, वो जो 200 मुर्गियां, ठीक है, थी या है, ले अबाउट 30 डजन्स ऑफ। देखो तुम्हें जहां भी ये दिख जाए ना, डजन्स, स्कोर्स, थाउजेंड्स, हंड्रेड, है ना। तो याद रखिए इसके साथ अगर ऑफ लगा हुआ है तो एस नहीं लगेगा। कहने का मतलब है, लिख देता हूं, डजन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो मैं तरीके बताता हूं कौन से सही है और कौन से गलत है। तो या तो आप लिखेंगे डजन ऑफ बनानास, या फिर आप लिखेंगे कोई नंबर अगर ऐड किया है आपने, जैसे मैंने कहा 10 डजन बनानास। ये दोनों तरीके सही है ना, डजन ऑफ बनानास या 10 डजन बनाना। लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूं 10 डजन्स ऑफ बनाना, तो ये गलती हो गई, ये गलत हो गया, क्योंकि आप ऑफ भी लगा रहे हैं और नंबर भी लगा रहे हैं। तो इन दोनों में से एक चीज लगेगी, या तो कोई नंबर लगेगा या फिर ऑफ लगेगा। जैसे अगर आपने यहाँ पे कोई नहीं लगाया, डजन्स ऑफ बनाना, इसका मतलब है दर्जनों केले। तो ये बिल्कुल सही है। अब ये थोड़ी कहोगे 10 दर्जनों केले, 10 दर्जन केले बोलोगे या फिर दर्जनों केले बोलोगे, है ना। तो डजन्स ऑफ बनानास या फिर 10 डजन बनानास। ऐसी हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, बिल्कुल सही है। ऐसी आपने कहा 500 बुक्स, ये भी बिल्कुल सही है। अब आपने कहा 500 ऑफ बुक या बुक्स, तो ये बिल्कुल गलत।
समझे? तो हंड्रेड्स ऑफ बुक कह सकते हैं अगर आपके साथ कोई नंबर नहीं है। नंबर है तो फिर 100 कहना पड़ेगा, हंड्रेड्स नहीं हो सकता। जैसे डजन रहा, इन द सेम मैनर आप क्या कहेंगे? थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बिल्कुल सही बात है, कोई गलती नहीं है इसमें। या फिर आपने कहा 1000 पीपल, अब भी बिल्कुल सही है। अब आपने कह दिया 10,000 और ऑफ भी लगा दिया, तो यही गलती हो गई। 10,000 ऑफ पीपल, बस यही बदतमीजी हो गई। तो ये भी सही और ये भी सही। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर डजन्स, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स कहोगे तो उसके साथ एस या ईएस लगा रहे हो तो सिर्फ ऑफ लगेगा, नंबर नहीं लगेगा। नंबर लगा रहे हो तो एस और ईएस नहीं लगेगा। रटने वाला रट ले और समझने वाला समझ ले, दोनों तरीके मैंने बता दिया। तो 200 हैंड्स ले अबाउट 30 डजन्स ऑफ, तो 30 सही है, डजन, 30 डजन एक्स, 30 तक तो सही है ना, तो इट शुड बी 30 डजन एक्स। तो डजन में से ये डजन गलत है और ये ऑफ गलत है, इट शुड बी 30 डजन एक्स। सेंटेंस क्या हो जाएगा? द 200 हैंस, जो 200 मुर्गियां हैं वो 30 दर्जन अंडे देती हैं हर हफ्ते। समझ रहे हो? तो ये हो गया आपका आंसर बी पार्ट में है। कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी हो गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस कॉमनली आपको नॉन में देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, tongs are one of the equipments which can be easily found in any kitchen। तो जब ये क्वेश्चन आया और बच्चे ने इस क्वेश्चन को देखा तो बच्चे को क्या लगा होगा? बच्चे को लगा होगा टोंग्स आर, बिल्कुल सही है। सर ने बताया था कि एनीथिंग विच हैज टू लेग्स, वन लेग इज यूजलेस विदाउट द अदर, एस और यस आता है। ठीक है, अब यहां लगती है ये इक्विपमेंट्स कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, इट शुड बी इक्विपमेंट, EQUIPMENT, ऐसे होता है, इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट्स कुछ नहीं होता। याद रखिए ये नॉन काउंट नाउन है, इसके साथ एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं होता है। ये उसी कैटेगरी में आएगा जिसमें लगे जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, इक्विपमेंट की जगह, इक्विपमेंट्स की जगह इक्विपमेंट which can be easily found in any kitchen. B is the correct answer. Question number 7. यहां आप सीखने जा रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट। याद रखिए जब भी आपको मिल जाए प्रेपोजिशन, क्या मिल जाए? प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के साथ लगे हो टू सिमिलर नाउन, सिमिलर नाउन्स, सिमिलर नाउन्स। अब गलती क्या है यहाँ पे? तो याद रखिए ये वाले जो नाउन्स होंगे, ठीक है, इसे ऐसे लग दीजिए, सिमिलर भी मत लिखिए, सेम होने चाहिए। सेम नाउन्स, सेम नाउन, प्रेपोजिशन, सेम में नहीं, नाउन, नाउन प्रेपोजिशन प्लस एक नाउन और ये वाले जो दोनों नाउन है ये सेम है। ठीक है, तो अगर ये नाउन सेम है, अगर ये नाउन सेम है तो याद रखिए हमेशा सिंगुलर होंगे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा दो नाउन आते हैं, बीच में प्रेपोजिशन आता है तो दोनों नाउन सिंगुलर होंगे। शर्त क्या है? कि वो सेम होना चाहिए। बीच में प्रेपोजिशन है, दो नाउन है, दोनों अगर सेम है तो वो सिंगुलर होना चाहिए। तो जैसे आपने कहा टाउन्स आफ्टर टाउन्स, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब होगा शहरों के बाद शहरों, ये नहीं कहना। आप कहते हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो ये टाउन्स आफ्टर टाउन्स बदतमीजी हो जाएगी। आप इसे कहेंगे टाउन आफ्टर टाउन। जैसे आप कहते हैं पेज आफ्टर पेज, है ना। जैसे मैंने कहा आई रेड पेज आफ्टर पेज, या फिर शी वेंट या ही वेंट
doors to doors to sell the product. तो इसे कैसे सही करेंगे, ये गलत है, डोर्स टू डोर्स, तो ही वेंट डोर टू डोर, ही वेंट डोर टू डोर टू सेल दी प्रोडक्ट। याद रखिए अगर दो नाउन है और सेम है तो ये क्या हो जाएगा, पेज आफ्टर पेज, टाउन आफ्टर टाउन, यही सही होगा। तो ए पार्ट में है, या फिर डोर टू डोर होगा, डोर्स टू डोर्स नहीं होगा, प्लूरल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगाइए दिमाग और करिए अगला सवाल, 10 सेकेंड है आपके। अब सवाल क्या है, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम, एट होम एनी मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। They went their luggage at home, my mistake and went to the railway station। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो लगेजेस कुछ नहीं होता, बताया था ना, लगेज होता है, पीछे बताया है जहां पे नॉन काउंट नाउन पड़ा है। तो दे लेफ्ट देयर लगेज एट होम, बस ये माय मिस्टेक कुछ नहीं है, एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। तो एट होम ये बिल्कुल सही है, लगेज में एरर थी, आंसर इज बी, बी पार्ट में एरर है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पे अब आप एक और नया और एक शानदार कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं मेरे साथ। कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस प्लेस। तो ये क्या बात है, कैटल्स आर नॉट अलाउड, तो पहले याद रखिए ये जितने भी होते हैं ना, नया कॉन्सेप्ट है भाई, ध्यान से सुन लेना। पुलिस, पब्लिक, वर्मेन, कैटल, इन्फेंट्री, जेंट्री, कैवलरी, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, पीपल। ठीक है, तो पुलिस, पब्लिक, वर्मेन, कैटल, इन्फेंट्री, जेंट्री, कैवलरी, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, पीपल, ये सारे के सारे देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, पर याद रखिए दे आर ऑल प्लूरल। ठीक है, पहली चीज ये सारे के सारे प्लूरल है, याद रखिए इनके साथ कभी भी आप एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो नो यूज ऑफ एस और ईएस, के साथ एस और ईएस का भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि ये सारे के सारे प्लूरल है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इनके साथ एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, इनके साथ आप यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। अरे भाई अगर आप कोई चीज प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल लगाओगे। बस इन तीन चीजों का याद रखना है इसके साथ, इन सभी के साथ। इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ, अगर किसी का मीनिंग किसी को नहीं पता हो, कंफ्यूज हो रहा हो, तो पुलिस आपको पता है, वर्मिन, पब्लिक आपको पता है, वर्मिन का मतलब होता है ये स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं जो खेती वगैरह में काम आते हैं, खाद वगैरह के लिए बड़ी हेल्प करते हैं, तो वर्मिन कहते हैं उन्हें। कैटल आपको पता है, इन्फेंट्री का मतलब होता है सोल्जर्स ऑन फुट, सोल्जर्स ऑन फुट। और ऐसी कैवलरी का मतलब होता है सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस। तो ये होता है बेसिकली इन्फेंट्री, पैदल सैनिक, और कैवलरी होता है घुड़सवार सैनिक। ठीक है, और जेंट्री क्या होता है, जेंट्री का मतलब क्या होता है, एलीट क्लास ऑफ पीपल, मतलब एकदम अमीर शाही लोग, जेंट्री। ठीक है, कैवलरी। पोल्ट्री आपको पता है मुर्गी पालन होता है, चिल्ड्रन पता है, पुलिस, पब्लिक, वर्मेन, कैटल, इन्फेंट्री, जेंट्री। तो इन सब के साथ आप प्लूरल वर्ब करते हैं।
तो अब गलती क्या हो गई, कैटल्स यूज हो गया, ये आर गलत नहीं है और ये कैटल्स नहीं हो सकता, इट शुड बी कैटल, क्योंकि इनके साथ अभी मैंने आपको बताया एच, इसलिए कभी पुलिस नहीं कहते, कभी पीपल्स नहीं बोलेंगे आप उसको, है ना, आप कभी चिल्ड्रंस नहीं कहते हैं, चिल्ड्रन ही कहते हैं, या तो चाइल्ड या चिल्ड्रन, इन्फेंट्रीज नहीं बोलेंगे ना, तो कैटल आर नॉट अलाउड, ए इज द करेक्ट आंसर, कैटल आर नॉट अलाउड। चलिए हियर वी गो फॉर द फर्स्ट। तो पहले 10 क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया ना मुश्किलें आएंगी, कॉन्सेप्ट नहीं है ना, कल की क्लास अगली क्लास बहुत अच्छी होगी क्योंकि इसमें आप सारे नाउन्स के कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे और फिर धपाक से सारे क्वेश्चंस भी लगा। The police is becoming more and more inactive these days। पुलिस इज नहीं बोलेंगे ना, अभी आपने तो सीखा पुलिस, पब्लिक, वर्मेन, कैटल, इन्फेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, पीपल, इन सब के साथ आप यूज करते हैं प्लूरल वर्ब, तो द पुलिस आर बिकमिंग, आसान क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो मुझे उम्मीद है अब 10 में से कम 4-5 तो आपने ठीक किए होंगे। आप मुझे अपना स्कोर बताएंगे आउट ऑफ 30। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब इसमें आप ए बी सी डी वाला ऑप्शन आपको मिला नहीं है, तो आपको बस ऐसे ही छाती चौड़ी करनी है इसमें, मतलब ऐसे ही इसका आंसर देना है। क्या कह रहे थे, पुलिस आर ऑफन फूल्ड बाय द पॉलिटिशियन, तो कोई भी तो गलती नहीं है, नो एरर होना चाहिए, डी इज द करेक्ट आंसर, इसमें नो एरर, नो एरर, इसमें ए बी सी डी पार्ट थे ही नहीं, ये बस ऐसे दे दिया मैंने आपको, है ना। यहाँ पे बस ये क्वेश्चन ऐसा है, द पुलिस आर ऑफन फूल्ड बाय द पॉलिटिशियन, पुलिस को अक्सर बेवकूफ बनाया जाता है किसके द्वारा, राजनीतिज्ञों के द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा, तो द पुलिस आर बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्मिंग जो है बड़ा नुकसान करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि वर्मिंग के साथ आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो डस नहीं हो गई, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, टू मच हार्ड, ए इज द करेक्ट आंसर। तो 10 तक थोड़ी चीजें मुश्किल थी क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं थे, 10 के बाद थोड़ी सी आसान होती चली जाएंगी जहां जहां नए कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आ गए 13 पे। चलिए देखिए और ध्यान से और बताइए मुझे कि कोई गलती हो तो। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आज आप मेरे साथ सीखने वाले हैं, इसी में, इसी क्वेश्चन में। The judge ordered that the iron of accused should be removed। आयरन ऑफ accused, आयरन क्या, तो याद रखिए जितने भी वर्ड ना, आयरन, कॉपर, पेंट, वाटर, गुड, इनिंग्स, शॉर्ट, ठीक है। अब ये ऐसे वर्ड है, इनके साथ एस लगाओगे ना, इनका मीनिंग बदल जाता है ना, जैसे वुड, अब आप इनके साथ एस और एस लगाएंगे मीनिंग बदल जाएगा। आयरन का मतलब आप सबको पता है, लेकिन जैसे आप कहते हैं आयरन्स, तो इसका मतलब हो जाता है बेड़ियां, हथकड़ियां, फेटर, फेटर, चेन्स, ये वाला मीनिंग इसका हो जाता है। कॉपर आप सब जानते हैं तांबा होता है, लेकिन जैसे आप कहते हैं कॉपर्स, तो इसका मतलब हो जाता है कॉइन्स, सिक्के। ऐसी पैंट आप जानते हैं जो पहनने वाली होती है, पैंट होती है आपकी, है ना, वो नहीं है ये, पैंट का मतलब होता है हाफना, मतलब स्ट्रगल फॉर ब्रीदिंग, और जैसे आप कहते हैं पैंट्स, तो आपको पता है इसका मतलब बदल जाता है, इट्स अ काइंड ऑफ फ्लैग, पहनने के लिए कपड़ा होता है, पैंट्स जो हम पहनते हैं, पापा वापा अक्सर पहनते हैं,
वाटर आप सबको पता है पानी होता है, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं वाटर्स तो इसका मतलब हो जाता है ओशियंस या फिर सीज। ठीक है, इसी तरीके से गुड आपको पता है अच्छा होता है, लेकिन अगर आप गुड्स कह देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है क्या, सामान, कमोडिटी, सामान जैसा मीनिंग होता है। अच्छा, एक वर्ड आता है इंग्लिश में इनिंग्स ही रहता है, इनिंग नहीं होता, इसे आप इनिंग्स का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, ही हैज प्लेड अ वंडरफुल इनिंग्स ही बोलते हैं, इनिंग नहीं बोलेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। एग्जाम में भी आ चुका है ये वर्ड, इनिंग्स ही होगा, इसलिए मैंने इसे अलग से लिख दिया। शॉर्ट आपको पता है छोटा, और शॉर्ट्स आपको पता है क्या, लड़कियां नहीं पहनती है दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में, कैनॉट प्लेस में लड़के भी पहनते हैं शॉर्ट्स, कच्छे कच्छे, बॉक्सर्स भी जिसे आप कहते हैं, बॉक्सर्स, शॉर्ट, बॉक्सर्स, थोड़ा सा डिफरेंस होता है शॉर्ट और बॉक्सर्स में, पर दोनों के साथ एस और एस लगा है ये बताने के लिए ये दो है, दो टांगे हैं इसमें, कुछ ना कुछ दो है। वुड आप जानते हैं लकड़ी होती है, और वुड्स जंगल होते हैं, वुड्स मतलब फॉरेस्ट। ठीक है दोस्त, तो यहां पे देखेंगे द जज ऑर्डर्ड द आयरन्स, आयरन्स का मतलब है बेड़ियां, हथकड़ियां, फेटर, चेन ऑफ द एक्यूज, एक्यूज मतलब जिसको ब्लेम किया गया है वो हटा देनी चाहिए। तो आंसर इसमें बी हो जाएगा भाई, बी। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ भाई, अब कह रहे थे टेबल्स लेग हैव बीन इलैबोरेटली कार्व्ड। टेबल्स लेग क्या होता है, तो याद रखिए जो एपोस्ट्रोफी एस होता है ना, एपोस्ट्रोफी एस is used to express possession। ठीक है मेरे भाई, क्या बताया मैंने कि जो एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ होता है इसका काम होता है अधिकार बताना, पोजेशन बताना, है ना, पर ये सिर्फ लिविंग चीज थिंग्स का पोजेशन बता सकता है। किसका बता सकता है, सिर्फ लिविंग का। जैसे मैंने कहा, अरे ये कौन सा पेन सेलेक्ट हुआ है, जैसे मैंने कहा पीपल्स चॉइस, लोगों की चॉइस, तो लोग विलिंग है, हो सकता है, सही है बात। मैंने कहा लायंस डेन, शेर की मांद, तो शेर लिविंग है ना, उसकी मांद, उसकी गुफा, बिल्कुल सही है, हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नॉन लिविंग बताना चाहता हूं, नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग के साथ आपको यूज करना पड़ेगा ऑफ। किस चीज के लिए, टू एक्सप्रेस पोजेशन, अधिकार या पोजेशन दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओएफ, ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, जैसे ये ऊपर लिखा है ना, द टेबल्स लेग्स, ये गलत है, आपको कहना पड़ेगा द लेग्स ऑफ, द लेग्स ऑफ द टेबल। नहीं समझे, जैसा कि मैंने कहा शर्ट्स कॉलर, शर्ट्स का कॉलर, तो ये गलत हो गया क्योंकि शर्ट या फिर टेबल लिविंग नहीं है, उनके साथ एपोस्ट्रोफी ऐसे नहीं लगा सकते। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको कहना होगा कॉलर ऑफ द शर्ट। ठीक है, यह मैंने कहा डोर्स नॉब, नॉब वो जिसको घुमा के दरवाजा खोलते हैं, तो डोर्स नॉब इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत है ना, क्योंकि डोर एक बेजान चीज है। तो मुझे कहना पड़ेगा नॉब ऑफ द डोर, सिंपल है। तो मैंने क्या बताया, अगर कोई लिविंग चीज है, पीपल है, लायन है, या मैंने कुछ भी कह दिया, मैंने कह दिया भाई मोहन्स शर्ट या मोहन्स बाइक, मोहन्स की बाइक, तो मोहन भी कौन है, लिविंग है, तो लिविंग चीजों के साथ आप एस और एस लगा देंगे। लेकिन अगर वो चीज नॉन लिविंग है
तो आप क्या करेंगे, ओ एफ ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे भैया, ओ एफ ऑफ का इस्तेमाल करेंगे पोजेशन दिखाने, जैसा ये मैंने आपको करके दिखाया। क्वेश्चन में आते हैं, तो ये टेबल फ्लैग गलत हो जाएगा। इसका सोल्यूशन मैंने आपको ये दिया है, क्या है, द लेग्स ऑफ द टेबल, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये रहा करेक्ट आंसर। तो प्रॉब्लम कहाँ है, पार्ट ए में, ए इज द करेक्ट आंसर, ए। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हम। तो हर बार एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल रहे हैं और आत्मा तृप्त हो रही है। तो द फैन्स ब्लेड, अब देखो भाई फैन क्या है, नॉन लिविंग चीज है, तो उसका ब्लेड आप नहीं कह सकते। तो सब फैन्स ब्लेड हैज ब्रोकन एंड वी मस्ट बाय अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। इसको फेंकने से पहले, इसको ठिकाने लगाने से पहले हमें नया खरीदना पड़ेगा। तो फैन्स ब्लेड हो गया बदतमीजी, द ब्लेड ऑफ द फैन बोलेंगे, द ब्लेड ऑफ द फैन बोलेंगे। आंसर इज ए, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, द टेलीफोन्स केबल। ये क्या बात हुई, मैंने बताया ना द टेलीफोन्स केबल कुछ नहीं होगा, द केबल ऑफ द टेलीफोन। ये दो दो तीन तीन क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट से मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपकी दुविधा, आपके शक, आपकी तकलीफ, आपकी दर्द और सारे खांच भी दूर हो जाए, है ना। तो द केबल ऑफ द टेलीफोन, क्यों, क्योंकि टेलीफोन इज अ नॉन काउंट, टेलीफोन इज अ नॉन लिविंग थिंग। क्वेश्चन नंबर 17, एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया। अब फिर देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट और फिर लगाएंगे इस पे कुछ क्वेश्चंस। माई फ्रेंड्स, माई मदर्स फ्रेंड्स डॉटर, मेरी माँ की बहन, क्या कह रहे हैं, मेरी माँ की दोस्त की डॉटर हैज ड्रॉप द एग्जाम। अगर तुम इसे किसी से ऐसे बोलोगे तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको डबल एपोस्ट्रॉफी नहीं यूज करनी होती इंग्लिश में। तो याद रखिए क्या, डू नॉट यूज डबल एपोस्ट्रॉफ। डबल एपोस्ट्रॉफ यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसे कैसे यूज करेंगे, माई मदर्स फ्रेंड्स डॉटर। तो किसकी डॉटर है, मेरी माँ की फ्रेंड की डॉटर है। तो आपको कहना पड़ेगा द डॉटर ऑफ माई मदर्स फ्रेंड। अब ये बिल्कुल सही हो गया, इस तरीके से आप इसे लिख लेंगे। तो जहां पे डबल एपोस्ट्रॉफी है उसको आप नाउन को पहले ले आएंगे जिसकी बात हो रही है। तो डॉटर को पहले लिया है, तो द डॉटर ऑफ किसकी, माई मदर्स फ्रेंड, मेरी माँ की दोस्त की, मेरी माँ की दोस्त की डॉटर। तो ये बिल्कुल सही है, दैट तो द डॉटर ऑफ माई मदर्स फ्रेंड। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सही कर देंगे। तो जहां पे भी आपको डबल एपोस्ट्रॉफी दिखे आप वहां पे क्या करेंगे, वो हटा देंगे। आगे इसकी और भी क्वेश्चन है, बना के देखिए, नहीं बनेंगे तो मैं तो हूं ही हेल्प करने के लिए। अगर जिंदा है, अगला क्वेश्चन 18 आया है, देखिए वही क्वेश्चन है, इसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। 10 सेकंड का टाइम है, आप इसे बनाइए, ठीक है, बना के देखिए और फिर मुझे बताइए अगर कोई गलती लगे या नहीं बनेगा तो वैसे मैं बना के देता हूँ आप इसे। अब देखिए कहा, माई एम्प्लॉयर फ्रेंड्स फादर। तो कितना आसान है, इसको मैंने आपको बताया था। जब भी आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे आप क्या करेंगे, नाउन को पहले ले आएंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप डॉटर को पहले ले आए, इस वाले क्वेश्चन में आप फादर को पहले ले आएंगे। तो आप क्या कहेंगे, द फादर ऑफ माई एम्प्लॉयर्स फ्रेंड। एम्प्लॉयर्स कौन हो गया, बॉस, जिसके पास में काम करता हूं। तो मैंने कहा जो पापा हैं मेरे एम्प्लॉयर के, मतलब मैं जिस बॉस के बाद काम करता हूं उसके पापा के दोस्त, मेरे बॉस के पापा के दोस्त, ये मतलब है। तो मेरे बॉस के पापा के दोस्त ने क्या किया, हैज स्टॉप दी वर्क, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो आप इसे इस तरीके से बनाएंगे, फादर को ले आएंगे, बाकी सारी चीजें ऐसी रहेंगी।
मुझे उम्मीद है ये आपने बना दिया होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लेकर आया हूं, ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं, मैंने बताया ना 2-2 3-3 क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट पर करा रहा हूं ताकि चीजें एकदम क्लैरिटी के साथ आपको आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से बना दीजिए। He told me that it was his friend's Ravi's house. उसने उसे बताया कि वो उसके फ्रेंड का, रवि का, उसका फ्रेंड जो कि रवि है उसका घर है। तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दो नहीं करने हैं, आप सीधे ऐसे कर देंगे। He told me that it was his friend. It was his friend. बस his friend रवि's house, उसका दोस्त जो कि कौन था? रवि's house, रवि का घर। बस सही हो गया। तो यहाँ पे ऑफ द का नहीं है, तो इट वॉज ऑफ वगैरह नहीं है इसमें, तो डबल एपोस्ट्रॉफी लेकिन तभी भी नहीं लगेगा। आप इसे ऐसे ही करेंगे, उसने मुझे बताया दैट इट वॉज, वो क्या था? हिज फ्रेंड, उसके दोस्त का, रवि का घर था। तो रवि कौन है? उसका दोस्त है। आपने एपोस्ट्रॉफी लगा दिया, फिर भी उसी का है, आंसर हो जाएगा सी। पार्ट में आ गए तो डबल नहीं लगाएंगे, डबल एपोस्ट्रॉफी को अवॉइड करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। यहां भी एक नया कॉन्सेप्ट आप अभी सीखेंगे मेरे साथ। हाँ भाई, तो ये कहता है वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। अब ये जो लिखा जाता है ना ऐसे 3 करोड़ प्रोजेक्ट, इस तरह की कई सारी चीजें हमारे पास लिखी जा सकती हैं, जैसे 10,000 रुपीज, या फिर 6 miles distance। टू 100 बुक्स। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने क्या लिखा है। देखिए जितने भी होते हैं ना, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। ये क्या है? ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है। क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। और जो नाउन के बारे में कुछ भी बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये बेसिकली एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और हम सब जानते हैं कि एडजेक्टिव के साथ एस और एस का इस्तेमाल नहीं होता, याद रखिएगा। डू नॉट यूज एस और es, do not use s or es with an adjective। ये तो हम जानते हैं, एडजेक्टिव के साथ हम एस और es का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप 10,000 रुपीज क्यों कह रहे हैं? कभी आप हिंदी में भी कहते हैं 10,000 रुपए, या तो हजारों रुपए कहते हो या फिर 10,000 रुपए कहते हो। तो इट शुड बी 10,000 रुपीज। सिंपल हो गया भैया। ये गलत, ये सही। ऐसे 6 माइल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस नाउन है, तो इट शुड बी 6 माइल डिस्टेंस। ठीक है, ये सही हो गया। 200, या तो हंड्रेड्स ऑफ बुक कहो या कहो 200। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक हाइफन होता है, छोटा सा यहाँ पे एक हाइफन होता है। कई बार एग्जामिनर उसको नहीं लिखता है, तो इससे भी पता चलता है कि 2 वर्ड एक साथ आए हैं, ये एडजेक्टिव है, इनके साथ एस और एस नहीं लग सकता। ऐसे ही वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ नहीं होगा, 3 करोड़, 3 करोड़ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट क्या हो गया मेरा बच्चा? नाउन हो गया। और ये जो आया ये एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव के बारे में हमें पता है कि वो कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, सिंगुलर ही रहता है। तो यहाँ पे 3 करोड़ प्रोजेक्ट। तो वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस, ये
3 करोड़ का प्रोजेक्ट विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ अगले हफ्तों में। बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा पसंद। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट्रीज। तो देखिए पोइट्री एक नॉन काउंट नाउन है। जैसे हमारे पास फर्नीचर था, है ना, वैसे ही हमारे पास पोइट्री है। फर्नीचर, लगेज, बैगेज, एस और एस का इस्तेमाल नहीं करते। सीनरी, एस और एस का इस्तेमाल नहीं करते, याद रखिएगा। पोइट्री, सीनरी, ये कौन से नाउन है? नॉन काउंट नाउन। तो इनके साथ एस और एस का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम सही कैसे करेंगे? ये तो गलत हो गया। तो या तो हम कह सकते हैं पोएम्स, मतलब कविताएं, ये प्लूरल होता है, और इसके साथ आपको पता है वर्ब भी कैसी लगा देंगे आप? प्लूरल लगा देंगे। ठीक है दोस्त, नहीं तो आप कह सकते हैं पोइट्री। ठीक है, और इसके साथ आप सिंगुलर कलेक्शन ऑफ पोएम्स को पोइट्री कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ पोएम्स, तो इसके साथ आप इज मतलब सिंगुलर वर्ब लगा, क्योंकि ये भी सिंगुलर रहता है हमेशा, नॉन काउंट होता है, मैंने आपको यहां पे बताया। तो विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज करेक्टराइज्ड या पोएम्स आर करेक्टराइज्ड। तो अगर आप पोएम्स लिख रहे हैं तो आप आर लिखेंगे, अगर आप पोइट्रीज लिख रहे हैं तो आप इज लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? दोनों तरीके से आप सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं। आंसर इज ए पार्ट में ही एरर है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो या तो पोइट्री इज या फिर पोएम्स आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया कॉन्सेप्ट आपको यहां पर भी सीखने को मिलेगा एक। All his sisters-in-laws are extremely cooperative and she does not miss her real sisters at all. तो देखो अब सीधी सी बात क्या है कि जब भी आप लिखते हैं सिस्टर इन लॉ या फिर ब्रदर इन लॉ, ये जितने भी लॉ वाले होते हैं, या फिर मदर इन लॉ, तो अगर आपको इनके साथ एपोस्ट्रॉफी लगाना हो, एपोस्ट्रॉफी एस लगाना हो, इस चीज के लिए टू एक्सप्रेस पोजेशन। ठीक है, कोई भी इन लॉ वाला, ये एक और तरीके से आता है, जैसे आता है ना कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। तो जब आप इनके साथ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे तो आप कहां किस लगाएंगे? एक्सप्रेस एपोस्ट्रॉफी टू एक्सप्रेस पोजेशन को कब लगाएंगे? यूज इन द लास्ट, बाद में यूज करेंगे। तो आप हमेशा करेंगे कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स। किसके ऑर्डर? कमांडर इन चीफ के ऑर्डर। यहां नहीं लगाएंगे एपोस्ट्रॉफी, कमांडर के साथ ही लगाएंगे, चीफ के साथ लगाएंगे। ऐसी मदर इन लॉस, आपने कहा मदर इन लॉस कार, मेरी सासू माँ की गाड़ी, मेरी सासू माँ की गाड़ी। तो मदर इन लॉस कार्स, आपने क्या लगाया यहाँ पे? एपोस्ट्रॉफी किसके साथ लगाया? मदर इन लॉस के साथ लगाया। लॉस के साथ लगाया, मदर के साथ नहीं लगाया। लेकिन अगर आपको प्लूरल लगाना तो याद रखिए क्या, ये वाली बात, यूज एस या फिर ईएस टू फॉर्म प्लूरल विथ द फर्स्ट वर्ड, पहले वर्ड के साथ, जो बेसिकली नाउन हो, है ना, उसके साथ लगाएंगे। तो अब हम सिस्टर इन लॉज नहीं कहेंगे, अगर मुझे सालियां कहना है, सालियों का कहना है तो मुझे लगाना पड़ेगा भी, नहीं तो मुझे कहना पड़ेगा सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। ये क्या बनाया मैंने? प्लूरल। तो प्लूरल ऐसे बनेगा और एपोस्ट्रॉफी ऐसे बनेगा। तो दो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं कि जब भी ऐसे वाले नाउन्स होते हैं यहाँ पे कमांडर इन चीफ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो उन सब में एपोस्ट्रॉफी तो आप बाद में लगाएंगे, लॉ में लगाएंगे, चीफ में लगाएंगे। लेकिन अगर आपको प्लूरल बनाना है तो ब्रदर्स में बनाएंगे, कमांडर्स में बनाएंगे, मदर्स में बनाएंगे, सिस्टर्स में बनाएंगे।
उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आंसर भी आपको समझ में आ गया। ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ नहीं होगा, सिस्टर्स इन लॉ होगा, है ना, सिस्टर्स इन लॉ आर, और इसलिए यहाँ पे प्लूरल किया है यहाँ पे, क्योंकि ये प्लूरल किया आपने, यहाँ पे भी प्लूरल, यहाँ पे भी प्लूरल। वो बड़ी कोऑपरेटिव है, इतनी ज्यादा कोऑपरेटिव है उसकी सालियां कि उसे अपनी बहनों की याद नहीं आती। कैसा सेंटेंस है ऐसी, कहाँ साली कहाँ बहन, आंसर इज ए। चलो भाई, रिश्ता ही अलग है। अरे ये मैंने क्या कर दिया, कोई, ये तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व हो मिल गया। ये एक्चुअली हुआ क्या था ना, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था, ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था, और मुझे थोड़ी देर बाद जब मैंने इक्विपमेंट पे देखा कि रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी और मैं बकवास करे ही जा रहा था, और इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 तीनों पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो मुझे डिलीट करके दोबारा वापस री रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो जाता है, गलती तो मेरी ही है ना, पर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है, आंसर आपको दिख गया है, फिर भी बहुत सारों को समझ में नहीं आया, वो क्यों, तो बता देता हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो एक तो वर्ड होता है साइन और एक होता है सिग्नेचर। तो भाई मेरे ये तो होती है वर्ब, समझ पा रहे हो बात को, ये होती है वर्ब, एक्शन बताती है। ठीक है, जैसे मैं तुमसे कहूं काइंडली साइन हियर, भाई सर यहाँ पे साइन कर दो। तो सिग्नेचर का मतलब नहीं है, यहाँ पे साइन एक एक्शन है, यहाँ पे आप वर्ब बता रहे हैं, एक्शन बता रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे कहूं ये नाउन है, तो इसको नाउन की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कैन आई सी योर सिग्नेचर्स, क्या मैं तुम्हारे सिग्नेचर्स देख सकता हूं, मैं साइन नहीं कह सकता, यहाँ पे गलत हो जाएगा। कैन आई सी योर सिग्नेचर्स, इन द सेम मैनर यू शुड नॉट पुट योर। तो योर क्या है, एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, आगे पढ़ाऊंगा प्रोनाउन में, है ना, और ये क्या है, सिग्नेचर। तो यू शुड नॉट पुट योर सिग्नेचर ऑन एनी पेपर, किसी भी पेपर पे अपने सिग्नेचर मत करना, कब, दैट यू हैवंट रेड, खासतौर से वो जो तुमने कभी पढ़े नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्या, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि साइन वर्ब है, हमें चाहिए नाउन, सिग्नेचर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, बताओ यार, फालतू इतना टाइम वेस्ट हो गया ना, अगर तुम्हारा नहीं मेरा। The sheaves of the plants were too heavy for me। तो कह रहा है जो शीव्स हैं प्लांट्स की, शीव्स जानते हो क्या होता है, शीव्स का मतलब होता है जैसे तुमने मान लो कहीं से कुछ डंडियां तोड़ी, जैसे गांव वाले क्या करते हैं कि ब्रांचेस कुछ तोड़ लेते हैं, तो वो शीव्स कहलाती है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है। जैसे भूसा तुमने देखा होगा, बहुत सारा एक जगह बांध लिया, तो उसमें से एक निकालोगे तो शीप होती है वो। जैसे झाड़ू होती है, झाड़ू, तो झाड़ू में से एक डंडी निकाल लो बीच में से, है ना, कहीं से भी, तो वो एक शीप हो जाएगी। तो शीप का मतलब बेसिकली एक डंडी या ब्रांच। तो ये शीप वर्ड होता है, SHEAF शीप। जैसे वर्ड होता है LEAF लीफ, जैसे वर्ड होता है CALF काफ, जैसे वर्ड होता है WOLF वूल, है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो एफ पे खत्म होते हैं। इनके साथ जब आपको प्लूरल बनाना होता है, जब आपको इनका प्लूरल बनाना होता है, तो बेटा ऐसे बनता है, SHEAVES शीव्स, LEAVES लीव्स, CALVES काव्स, WOLVES वुल्व्स। तो भाई इस तरीके से इनका प्लूरल बनता है, प्लूरल। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि सीधे इन्हीं के साथ एस लग के आ जाता है, सीधे इन्हीं के साथ लग के आ जाता है, जो कि बदतमीजी है, गलती है। इसीलिए ये शीव्स यहाँ पे नहीं हो सकता, इस इट शुड बी SHEAVES शीव्स। द शीव्स ऑफ द प्लांट्स, जो प्लांट्स की डंडियां थी, वर टू हैवी फॉर मी, वो मेरे लिए मतलब कुछ ज्यादा ही भारी थी, है ना, कि मैं उन्हें अपने सर पे रख के ले गया था। तो आंसर हो जाएगा ए। आसान सा क्वेश्चन था, नया कॉन्सेप्ट भी देखने को मिला, ये सब आप जानते हैं, बचपन में आपने पढ़ा है, पर ये भूल गए, तो मैं एक क्विक रिवीजन बस आपको करा रहा हूँ कि ऐसे नाउन्स का ध्यान रखिए, इन पे क्वेश्चन फंस जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर बताइए। फिर से 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। अब ये क्वेश्चन आपका पड़ा हुआ है,
तो मुझे उम्मीद है कि आप सेकंड्स में कर देंगे, है ना भाई। आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल्स। अब आ क्यों कह रहे हो भाई, आ सीजर्स नहीं हो सकता, आ पेयर ऑफ सीजर्स तो हो सकता है ना, आ पेयर ऑफ तो हो सकता है, ये तो चलेगा, लेकिन आई हैव नेवर सीन आ लवली स्पेक्टिकल तो ये आ नहीं आएगा बस, क्योंकि स्पेक्टिकल्स प्लूरल होता है, इसके साथ हम वर्ब भी प्लूरल ही इस्तेमाल करते हैं। तो आई हैव नेवर सीन सच लवली स्पेक्टिकल्स ओवर बिफोर, है ना, किसने बोला, पासर बाय ने, गुजरने वाले ने, राहगीर ने बोला। ए इज द करेक्ट आंसर, आई हैव नेवर सीन सच लवली स्पेक्टिकल्स। तो आ नहीं आएगा, सीजर से पहले, टोंग से पहले, वो सारे नाउन जिनसे पहले एस आई, जिनके बाद एस आई एस लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें आज ही कराया और अभी पीछे पढ़ाया था, मैंने बताया था जैसे पोइट्री नहीं होता है, जैसे पोइट्रीज नहीं होता, जैसे फर्नीचर्स नहीं होता, है ना, इसी तरीके से मेरे बच्चे ये जो वर्ड है SCENERIES ये भी नहीं होता, सीनरीज, ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हमें इसकी जगह क्या वर्ड यूज करना है, सीनरी। ये नॉन काउंट नाउन है, SCENERY, सीनरी। तो द सीनरी अलोंग द ईस्ट कोस्ट, है ना, जो सीनरी है वो जो ईस्ट कोस्ट के पास, ये ईस्ट कोस्ट के साथ इज रियली ब्यूटीफुल, बड़ी सुंदर है, और बहुत सारे टूरिस्ट ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे हर साल आते हैं इसी सीनरी को देखने के लिए। तो आंसर हो जाएगा ए, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27। आज इडियम्स भी हैं आपके प्यार में बहुत सारे। तो माई डॉग हैज किल्ड मोर देन 10 माउसेस टिल नाउ। अब तुम ये तो जानते हो ना कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल अजीब होते हैं, है ना, जैसे ऑक्स और ऑक्सन, ये उसका प्लूरल है, जैसे वुमेन एंड विमेन, तो ये प्लूरल होते हैं, ईएन लग के प्लूरल बन जाता है कितनी बार। ऐसे ही हमारे पास होता है माउस, जिसका प्लूरल होता है MICE, माइस, चूहिया, है ना, माउसेस कुछ नहीं होता, समझ रहे हो, माउसेस कुछ नहीं होता, तो प्लूरल माइस होता है, और इस पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो माय डॉग हैज किल्ड मोर देन 10 माउसेस, नहीं 10 माइस टिल नाउ, क्योंकि माइस क्या है, यही इसका सही प्लूरल है। तो नाउन्स में प्लूरल का भी क्वेश्चन आ जाता है कि कई प्लूरल, सही प्लूरल किसी का क्या है। जैसे एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शंस पे आता है, डुआर्फ है, तो इसका जो प्लूरल है, बहुत सारे DWARVES लिख देते हैं, जो कि गलत है, इट शुड बी DWARFS। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ये याद रखिए, इस पे भी क्वेश्चन फंस जाता है। तो आंसर क्या हो गया, माउस की जगह माइस। क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो, आपको ना कलेक्टिव नाउन्स भी याद रखने हैं, कलेक्टिव नाउन्स याद रखने हैं, जैसे कि भाई लायन का झुंड है तो उसे क्या बोलते हैं, तो प्राइड ऑफ लायंस होता है, और पीकॉक के झुंड को भी यही बोलते हैं। अच्छा भाई, अब एक और बात बताता हूं मैं तुम्हें, जैसे भेड़ बकरी का है तो उसको फ्लॉक बोलते हैं या हर्ड बोलते हैं, हर्ड ऑफ कैटल, शीप, याद है ना, इसी तरीके से, है ना, बंच ऑफ फ्लावर्स, बेबी ऑफ वुमेन, या फिर गर्ल्स, ऐसी फॉर्म ऑफ फिश, या फिर बीज। तो ये छत्ता कोई ऐसी चीज होती है, छत्ता,
तो छत्ते को स्वाम बोलते हैं। प्राइड मतलब वो जो झुंड होता है ना। अगर पैक है तो कुत्तों का पैक होता है, पैक ऑफ वुल्व्स या फिर पैक ऑफ डॉग्स, तो कुत्तों का झुंड होता है। लायन का प्राइड होता है, फ्लॉक ऑफ हर्ट कैटल, ठीक है, बंच ऑफ फ्लावर्स होता है, बेबी ऑफ वुमेन या गर्ल होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इन पे ध्यान दीजिएगा, है ना, इन पे नजर डाल लीजिएगा। इसी तरीके से क्या होता है, वॉली ऑफ इवेंट्स नहीं होता, ठीक है, वॉली ऑफ आप कहते हैं बुलेट्स, गोलियों की कतार या सीरीज है ना, वॉली ऑफ बुलेट्स या फिर शॉट्स आप कह सकते हैं, शॉट्स, ठीक है। तो वॉली आप कह सकते हैं इसके लिए, शॉट्स के लिए या बुलेट्स के लिए, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा, आप इवेंट्स के लिए नहीं कह सकते, इवेंट्स की हमेशा सीरीज होती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इज लाइंड अप, है ना। सीरीज की बात हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज सिंगुलर होती है, एक सीरीज कह रहे हैं आप, आ सीरीज, तो आ सीरीज ऑफ इवेंट्स इज बिल्कुल सही है। तो इवेंट्स की सीरीज होती है, याद रखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बहुत सारे कलेक्टिव नाउन बताए, इनका ध्यान रखिए, इस पे अक्सर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो आंसर इज बेसिकली ए, बाकी सब सही है। आगे की क्वेश्चन नंबर 29, The baby was crying in his cradle when I entered the room. अब भाई एक बात याद रखो, हमारे पास ना जैसे अंग्रेजी में, जैसे हमारे पास हिंदी में ना दो ही जेंडर होते हैं, या तो स्त्रीलिंग होता है या फिर पुल्लिंग होता है। लेकिन भाई है ना, हर चीज स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होती है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। अब मान लो भाई देखो, जैसे मेरे पास बॉटल है, तो हिंदी में इसे कहते हैं बोतल। तो मैंने बोतल उछाली या बोतल उछाला, बोतल उछाली या बोतल उछाला। तुम कहोगे बोतल उछाली क्यों, पता नहीं हमने क्यों इसे स्त्री माना, और हमने क्यों इसका लिंग जो था स्त्रीलिंग लिखा। अब मैंने खोला ढक्कन, तभी तो मैंने कहा उछाली, उछाला नहीं कहा। अब मैंने लिखा ढक्कन, और ढक्कन मैंने उछाला, ढक्कन क्या करा, उछाली या उछाला, ढक्कन उछाला। तो उछाला क्यों कहा ढक्कन के साथ, क्योंकि ये कौन हो गया, पुरलिंग, है ना, ये हो गया पुरुष। पता नहीं भाई हमें ढक्कन पुरुष क्यों लगा, है ना। और बॉटल बोतल स्त्रीलिंग क्यों लगी, ये बड़ी अजीब बात है। पर अंग्रेजी ने ऐसे कंफ्यूजन नहीं रखे, अंग्रेजी ने कहा भाई हम दो जेंडर रखेंगे नहीं, हम रखेंगे चार जेंडर। बच्चा हो गया किसी का। तो हम रखेंगे चार जेंडर, कौन कौन से, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। ठीक है भाई, तो ये चार तरह के हमने जेंडर रख दिए, चार तरह के, फेमिनिन, मैस्कुलिन, कॉमन और न्यूटर। अब देखो इसमें दिक्कत क्या हो गई है, अब इसमें दिक्कत ये है कि भाई मतलब दिक्कत क्या है, कितनी आसानी से आप इसे पहचान सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसका नाम सुनते ही लग जाए आपको, ओहो ये तो पुरुष होगा, जैसे कि ब्रदर, कोई कहता है मेरे भाई आ गई, है ना? जैसे कि फादर नहा ली, पापा नहा ली, ये नहीं कह सकते, ब्रदर, फादर, अंकल। ये सारे के सारे मैस्कुलिन हो गए। अच्छा, फेमिनिन जिनका नाम सुनते ही तुम्हें पता लग जाए कि ये तो कोई ना कोई लड़की होगी, जैसे भाई मैंने कहा सिस्टर, तुम ये थोड़ी कहते हो बहन आ गया, मम्मी गया, मदर, आंट। ठीक है भाई, अब होते हैं कुछ कॉमन जेंडर जिनके नाम से पता नहीं चलेगा कि लड़की है या लड़का है, जैसे कि स्टूडेंट, पता चला लड़की है या लड़का है, नहीं पता, टीचर, लॉयर, डॉक्टर, हमें पता नहीं चलता, नाम से, सिर्फ नेम से पता नहीं चलेगा कि जेंडर क्या है। इसके बाद आता है हमारे पास न्यूट्रल जेंडर, इसमें सारे नॉन लिविंग आते हैं, इसमें सारे के सारे नॉन लिविंग आते हैं। तो जब नॉन लिविंग आते हैं इनके साथ, तो इसमें आ गया जैसे जितने भी नॉन लिविंग चीजें हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। जैसे भाई लैपटॉप हो गया मेरा, बोर्ड हो गया, ट्री हो गया, ये सारे नॉन लिविंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो लिविंग के लिए हमारे पास तीन जेंडर हैं, एक मैस्कुलिन, एक फेमिनिन और एक
कॉमन जेंडर। अच्छा भाई, अब बेबी कहाँ आएगा? बेबी का पता नहीं चलता है। बेबी बेसिकली न्यूट्रल जेंडर में काउंट होता है ना, यहाँ पे, और इसलिए इसके साथ इट का इस्तेमाल होता है, न्यूट्रल जैसा माना जाता है। तो द बेबी वॉज क्राइंग इन हिज क्रेडल नहीं होगा, इन इट्स क्रेडल होगा, इट्स क्रेडल। इसका जेंडर हमें नहीं पता होता, तो याद रखिए बेबी और चाइल्ड को हम इधर ही लगते हैं, बेबी और चाइल्ड। जबकि लिविंग है, मैं ये नहीं कह रहा ये आते न्यूट्रल जेंडर में है, क्योंकि इनका जेंडर नहीं पता होता, तो इनके साथ आप इट्स का इस्तेमाल करेंगे, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। समझ आ गई बात? अरे समझ आ गई ना बात? बस अब इसका इस्तेमाल और कहाँ होगा? कहीं कहीं पे पोइट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहता हूँ फूलों सा चेहरा तेरा, तो फूल तो फ्लावर, फ्लावर फूल तो लड़का है। अगर देखो तो क्या आदमी कह रहा है मर्दों सा चेहरा तेरा, ये तो नहीं कहना चाह रहा ना, फूलों सा। तो फूल जितनी भी थिंग ऑफ ब्यूटी होती है उन सबको फेमिनिन माना गया है। थिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड पीस, ऐसी सारी चीजें जो शांति प्रदान करती हैं या फिर सुंदर होती हैं, उनको ब्यूटी माना गया है, उनको फेमिनाइन माना गया है। जैसे रिवर है ना, गंगा माँ होती है, गंगा भाई नहीं होता, गंगा भाई, गंगा भाई नहीं होता, गंगा माँ होती है गंगा। ऐसे ही रिवर हो गया, क्यों फेमिनिन माना? यहाँ पे मैं यहाँ पे इंडियन कल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंग्लिश कल्चर की बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी गंगा को माँ ही माना, हमने भी गंगा को फेमिनिन ही माना, ठीक है। इन द सेम मैनर रिवर हो गया। रिवर के बाद आपने कहा फ्लावर, तो हमारे यहाँ एक लड़का होता है सड़े से मुंह का, उसका नाम होता है गुलाब, ठीक है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे नहीं होता भैया, यहाँ पे रोज, याद है तुम्हें टाइटैनिक वाली रोज? तो यहाँ पे लड़की होती है। तो यही रिवर, फ्लावर, या फिर आपने कहा मून। अब देखो कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी है। हम कहते हैं चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मामा ना, मामा यहाँ पे चंदा मामा नहीं है, ये मामी मानता है, ठीक है। तो इंग्लिश पोएट्री में मून को फेमिनिन माना गया है। इसी तरीके से वो सारी चीजें जो बताती हैं स्ट्रेंथ या फिर एंगर, वो सारे मर्द तो है ही बदनाम। तो ये आ गया भैया किधर? इधर। मतलब जैसे सन, जैसे डेथ। अब देखो सूर्य हमारे यहाँ भी देवता है, ये भी मैस्कुलिन मानते हैं। डेथ हम कहते हैं मौत आ गई, मौत हो गई। यहाँ हम लड़की मानते हैं, क्योंकि हम लड़कियों से शायद ज्यादा परेशान, इसलिए हम क्या करते हैं, हमने दबा के भी तो बहुत रखा है लड़कियों को, तो इसलिए हम लड़कियों से बड़ा ज्यादा परेशान है, हमने मौत मान ली, लड़ी फेमिनिन जेंडर मान लिया मौत का भी। लेकिन अंग्रेज ने कहा नहीं भाई, डेथ जो होती है वो स्ट्रेंथ दिखाती है या फिर एंगर दिखाती है, तो डेथ को क्या माना है? मैस्कुलिन माना है। तो सन, डेथ, माउंटेन, सी, थंडर, ये सारी चीजें क्या है हमारे यहाँ, मतलब इंग्लिश में स्ट्रेंथ या एंगर दिखाती हैं, और इसके लिए मैस्कुलिन है। तो याद रखिए इन पे अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है। तो फिलहाल यहाँ पे इसकी जगह आप करेंगे इट्स। क्यों? क्योंकि बेबी और चाइल्ड के केस में आप इट्स का ही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्यार में, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप याद रखिए आपको कैलकुलेट करना है अपना स्कोर आउट ऑफ 30, और ये मुझे जरूर बताना है। मैं देखना चाहता हूं कि ग्रामर आपकी तैयार हो रही है या नहीं। आउट ऑफ 30 मुझे स्कोर जरूर बताइएगा इस क्लास के बाद। The earth treats us as its children and nourishes us with beauty and resources. ये धरती जो है हमें कैसे ट्रीट करती है? जैसे वो हमारी माँ है। तो बिल्कुल तो सही बात है। तो भैया यहाँ पे पोइटिक सेंस में तुम कह रहे हो, यहाँ पे जियोग्राफिकल सेंस नहीं कह रहे हो। तुम कह रहे हो धरती माँ है, तो द अर्थ ट्रीट्स अस एज हर चिल्ड्रन। हर हर क्यों यूज किया? अभी मैंने तुम्हें बताया था कि पीछे क्या है, याद रखो। अर्थ, नेचर, है ना, ये सब ब्यूटी दिखाते हैं, पीस दिखाते हैं। तो इसका जेंडर क्या है? फेमिनिन जेंडर है। और ये इसी तरीके से यूज हो रहा है कि भाई वो हमें नरिश करती है। ज्योग्राफिकली थोड़ी यूज कर रहे हो, साइंटिफिकली थोड़ी यूज कर रहे हो, पोइट्रिकली यूज कर रहे हो, मैटाफोरिकली की यूज कर रहे हो। तुम ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि वो हमें कैसे ट्रीट करती है? अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती है, हमें रिसोर्सेज देती है, ब्यूटी देती है। इसलिए क्या आ जाता है? द अर्थ ट्रीट्स अस एज इट्स चिल्ड्रन एंड नरिशेस अस विद ब्यूटी एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो स्कोर जरूर बताना आउट ऑफ 30। मुझे उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो नाउन्स के रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर जरूर कवर कराऊंगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा। अब मैं चलता हूं आपके साथ अगले सफर पे।
जो है हमारा idioms and phrases का। तो here we go for question number 31। देखिए जल्दी से क्वेश्चन और बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी जल्दी करेंगे भाई, 10 क्वेश्चन है, चीते की फुर्ती के साथ करने हैं हमें। बी इन एक्लिप्स, बी इन एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? एक्लिप्स का मतलब जानते हो ना, एक्लिप्स कहते हैं ना सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। ग्रहण का मतलब होता है बैड कंडीशन, बुरी हालत में हो, अभी तुम परेशानी में हो, डिस्ट्रेस में हो, डिस्ट्रेस। तो इसका मतलब क्या होगा? लेस सक्सेसफुल हो। ग्रहण आ गया है तुम्हारे पास, ग्रोथ तुम्हारी चल रही थी, ग्रहण आ गया। जैसे कहते हैं ना क्रिप्टो करेंसी दीज डेज, क्रिप्टो करेंसी these days are in eclipse। कहां पे है वो? फंसी हुई है, एक्लिप्स में है। ये इसकी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वेज एंड मीन्स क्या होता है? वेज एंड मीन्स, वेज एंड मीन्स, वेज एंड मीन्स का मतलब होता है तरीके, किसी चीज को अचीव करने के, कुछ पाने के। वेज एंड मीन्स तो मेथड्स ऑफ अचीविंग समथिंग, किसी तरीकों को पाने के तरीके। जैसे मैं कहूं winners just have different ways and means। क्या मतलब हुआ? जो लोग विजेता होते हैं, जो जिंदगी में कुछ जीतते हैं, उनके तरीके थोड़े से क्या होते हैं? अलग होते हैं। मतलब उनके अचीवमेंट के जो मेथड होते हैं अलग होते हैं। आंसर भी हो गया। तो देखो भाई, मैं आपको ना हर पेज पे एक सेंटेंस भी दूंगा और सेंटेंस के साथ ईडीएम का मीनिंग भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 33 और ईडीएम का क्वेश्चन नंबर कह रहा है बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू। बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब है एक ऐसी चीज जो आपको हैरान कर दे, एकदम से कुछ हो जाए। जैसे तुम्हें एकदम से पता चले कि तुम्हारे दादाजी तुम्हारे लिए 3 करोड़ की एक कोठी छोड़ गए और वसीयत में लिख के गए हैं कि जो मेरा पोता होगा ये उसी की है और किसी की नहीं, है ना। तो तुम्हें कहा है भैया ये कहां से हो गया? मतलब कुछ भी ऐसा जो आपको एकदम आश्चर्यजनक कर दे और जो मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड हो। तो एन इवेंट और पीस ऑफ न्यूज विच इज अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा ही ना हो। जैसे द न्यूज ऑफ हिज डेथ, ये अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। द न्यूज ऑफ हिज डेथ was nothing less than, was सीधे ऐसे सिंपल बना देते हैं, was bought फ्रॉम द ब्लू। क्या मतलब हुआ कि उसकी जो खबर थी मरने की वो कैसी थी? एकदम अचानक आई। जैसे मान लो तुमने सोचा ही नहीं था कि अभी मर जाएगा, कल तो तुम इससे लड़ रहे थे और आज ये मर गया, पता नहीं कैसे। लाइफ ऐसी अनएक्सपेक्टेड है। आंसर इज ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, मेलो आउट। व्हाट इज मेलो आउट? तो मेलो आउट का मतलब होता है भैया कि एकदम जब आपने काम वाम किया और काम वाम करके आपने हाँ हो गया। जैसे जो एग्जाम के बाद एक लंबी सांस आप लेते हैं, तो दैट इज मेलो आउट, टू बिकम रिलैक्स्ड एंड काम। ठीक है। जैसे आफ्टर द एग्जामिनेशन was over, everyone seemed smelling out। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई रिलैक्स कर रहा हो, काम हो रहा हो, है ना। एग्जाम के बाद प्रेशर ही इतना होता है ना। डी इज द करेक्ट। Here we go for the next question. Run wild. What is run wild? रन वाइल्ड का क्या मतलब है कि तुमने क्या किया, तुम्हारे पास पैसा है बहुत और तुमने एक फार्म हाउस भी खरीद लिया है। तो आज तुमने सोचा कुत्ते पालता हूँ, जबरदस्त, तुम्हें शौक था डॉग्स का।
तुमने खतरनाक खतरनाक कुत्ते, रॉटवाइलर्स, पिटबुल्स ऐसे सब कुछ लिए और फार्म हाउस में छोड़ दिए, और वो भाग रहे हैं, अपना खेल रहे हैं, अपने आप ही खा रहे हैं, ठीक है। तुम उसके खाने का कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, उन्हें कुछ नहीं सिखाया जा रहा, कुत्ता कतई कुत्ता हो गया है। तो समझ रहे हो क्या हो गया, तुमने यू लेट द डॉग्स रन वाइल्ड, मतलब क्या बोला मैंने, यू लेट द डॉग्स रन वाइल्ड, तुमने कुत्तों को अपने आप में ही छोड़ दिया कि भैया ऐसे अपने आप ही बढ़ जाओ, खुद ही गिरो हो जाओ, खाते पीते बिना किसी तवज्जो के, है ना। जैसे चिल्ड्रन हमारे बहुत सारे स्लम एरियाज में, दे आर रनिंग वाइल्ड टू ग्रो विदाउट एनी कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं है उस पर, बस ठीक है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, जो मन करे तेरा कर ले, ये तुमने कुत्ते को बोल दिया। और खाना खाना दे रहे हो तो सोचो पता नहीं क्या ही बनेगा, और फिर तुम कुत्ता बदनाम कर दोगे, कुत्ते ने काट लिया ना। तो यही तो होता है भाई, कुत्ते ने इसलिए काटा क्योंकि पहले कोई ना कोई इंसान उसके किसी ना किसी तरीके से इमोशनली या फिजिकली किसी ना किसी तरीके से उसके काट चुका था, समझे। बी अ लॉ ऑन टू योर सेल्फ, क्या मतलब होगा, बी अ लॉ ऑन टू योर सेल्फ का मतलब क्या है, कि मतलब एक ऐसा आदमी जो कि अपने आप में समझ, जो अपने आप को लॉ से ऊपर समझता है और ऐसे जीता है ना। तो बिहेव अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल मतलब जैसे लोग जीते हैं ऑर्थोडॉक्स तरीके से, वैसे नहीं। एंड अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी कर देगा, कहीं भी थूक देगा, है ना, किसी को भी गाली दे देगा, किसी को भी पीट देगा, जेल चला जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर ये हरकतें होंगी। तो बी अ लॉ ऑन टू योर सेल्फ, जैसे these days often these days teenagers are often seen to be a law onto themselves। मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसा लगता है आजकल कि आजकल के जो टीनेजर्स हैं उन्होंने खुद को लॉ से ऊपर मान लिया है या खुद को ही लॉ मान लिया। आंसर इज ए, क्वेश्चन नंबर 37। वोकैब रजिस्टर में ये सब आप अपने नोट करते जाएंगे, क्योंकि वोकैब रजिस्टर आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा इन सारी चीजों। विंड डाउन का मतलब क्या है, विंड डाउन इज अगेन वो उसी का सिनोनिम है। अभी हमने एक पीछे वर्ड किया था, मैं आपको दिखाता हूं, दिस वन, मेलो आउट। तो मेलो आउट का क्या मतलब होता है, वही रिलैक्स करना। इन द सेम मैनर आ गया, मेलो आउट क्या था कि भाई अपने आप को रिलैक्स करना। इन द सेम मैनर ये जो क्वेश्चन है विंड डाउन, ये भी है टू रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी, क्या आप बड़े काम के बाद कोई आप फाइनली रिलैक्स कर रहे हैं। जैसे वी had to wind down after trekking, मतलब ट्रैकिंग करने के बाद, ट्रैकिंग जानते हो वो पहाड़ों पे चढ़ने को ट्रैकिंग बोलते हैं। तो पहाड़ों पे काफी देर चलने के बाद वी हैड टू विंड डाउन, हमें रिलैक्स करना ही था, ठीक है, करना ही पड़ा या करना ही था। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज स्पिफ ऑफ, स्पिफ ऑफ। मान लो आज क्या हो रहा है ना, कि आज तुम्हें पता चल रहा है किसी तरीके से कि आज तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे क्रश से होने वाली है ना। तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हें पता है वहां तुम्हारी क्रश आ सकती है, तो जो तुम एकदम मोर बन के जाओगे ना, दैट इज कॉल्ड स्पिफ अप, स्पिफ अप, स्पिफ अप, है ना। तो स्पिफ अप मतलब टू मेक वनसेल्फ लुक नीट। आज तुम नहा लियो, रगड़ रगड़ के शैम्पू वैम्पू कर लियो, सबसे चमचमाता हुआ सूट निकाल के जा रहे हो, तो कौन हो, टू मेक वनसेल्फ लुक नीट। He has to lift up for the occasion। तो कह रहा है कि उसको क्या करना पड़ा, स्पिफ अप करना पड़ा, अपने आप को एकदम नीट एंड क्लीन बढ़िया करना पड़ा उस ओकेजन के लिए। तो ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39,
ये आसान आसान है भाई। तो क्या कह रहा है, हैव अ कॉन्निप्शियन फिट। कॉन्निप्शियन फिट क्या होता है? देखो फिट तो तुम्हें पता ही दौरा होता है, कॉन्निप्शियन का मतलब होता है एंगर, ऐसा एंगर जिसमें तुम कुछ भी बोलते हो तुम्हें पता नहीं होता ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पैसे कट जाते हैं कहीं से, तुमने कोई ऑर्डर किया अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, और तुम्हारे पैसे कट गए, तुम्हारे पास और पैसे भी नहीं है, तुम गुस्से में तन के फोन करते हो, क्या बात है तुम्हारा दिमाग खराब है, अमेजन वालों तुम चोर हो, ये वो कुछ भी कह रहे हो तुम, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, तुम कुछ सुनने को तैयार नहीं हो ना, दौरा जो पड़ जाता है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा मैं अपनी बहन के साथ एक बार किया था, तो उसे कॉन्विक्शन फिट आ गया था। मैंने क्या किया था, सर्दियों का टाइम था, सुबह सुबह का टाइम था, ठीक है, तो अक्सर उसे ऐसा होता था कि जब मुझे स्कूल जाना होता था और मुझे स्कूल नहीं जाना होता था, उसकी क्लास छोटी थी मुझसे, तो 2-3 साल छोटी है मुझसे, वो 3 साल छोटी है, तो जब मुझे स्कूल जाना होता था और उसको स्कूल जाना नहीं होता था, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि ये तो जाने रही है और मैं जा रहा हूँ। तो अगर सर्दियों का टाइम होता था ना, मैं पंखा चला दिया करता था जाने से पहले, वो रूम में सो रही, मैं पंखा चला के, मम्मी तो किचन में होती थी, है ना, मैं अपने बाइक मैंने निकाली और मुझे लगा अब बाइक स्टार्ट कर दी, बाइक स्टार्ट करके वहीं छोड़ दी बाहर, जल्दी जल्दी घर में गया, पंखा चलाया और भाग लगा दी। मैं वापस गेट तक जा नहीं पहुंचता था और एक बड़ी खतरनाक चीख आती थी मेरी बहन की, मुझे कुछ गंदा संदा बोलते हुए, उससे फिर मुझे खुशी होती थी और मैं बाइक लहराता हुआ जाता था, तो उसे बहुत देर तक गुस्सा रहता था, कॉन्विक्शन फिट रहता था उसे, है ना। या फिर अगर गर्मियों का टाइम है तो पंखा बंद कर दो, कूलर बंद कर दो, तब भी हो जाएगा। तो ये क्या होता है, टू बी वेरी एंग्री, वेरी एंग्री। जैसे the customer had a conniption fit when he received a fake product। जब उसे एक फेक प्रोडक्ट मिला तो उसे क्या हो गया भाई, दौरा पड़ गया, एकदम गुस्से का दौरा, कॉन्निप्शियन फिट। फिट फिट तो दौरा होता ही है, आपको पता है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, और आप अपने इडियम फ्रेजेस में 10 इडियम फ्रेजेस का और इजाफा कर लेंगे। सो अ पर्ल ऑफ विजडम, पर्ल क्या होता है, मोती, अ पर्ल ऑफ विजडम का मतलब हो जाएगा एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस ना, कहते हैं ना कि भाई मोती दे दिया आपने तो मुझे, पर्ल ऑफ विजडम। जैसे विद द एल्डरली, sit with the elderly and on pearls of wisdom। क्या मतलब हुआ, कह रहा है सिट विद द एल्डरली, किनके साथ बैठो, बूढ़े लोगों के साथ बैठो जिनको एक्सपीरियंस है, एंड अर्न पर्ल्स ऑफ विजडम, और कमाओ क्या, क्या कमाओ, बढ़िया बढ़िया एडवाइस के तुमसे सीखो उनसे लो, ठीक है। तो ये बढ़िया सेंटेंस हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ये थी आज की क्लास, अगली क्लास में हम नाउन्स में और भी बहुत सब कुछ करने वाले हैं, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, वन वर्ड, व्हाटएवर मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो गाइस मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। दो इंतजा है मेरी आपसे, एक तो ये कि मुझे जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना आया आउट ऑफ 30। दूसरी इंतजा आपसे यह है कि ये जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। लव यू ऑल, सी इन द नेक्स्ट क्लास। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।